हरे भरे खेतों और छोटे छोटे कच्चे घरों वाला आनंदपुर गांव अपनी सादगी के लिए मशहूर था। उसी गांव में रहता था किसान गोपाल। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन मेहनत और ईमानदारी उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी। धरती माँ, इस बार ऐसी फसल देना कि घर में खुशी भी आए और कर्ज भी उतर जाए। गोपाल, पहले थोड़ा पानी पी लो, काम तो दिन भर चलता रहेगा। गोपाल अपनी पत्नी सरिता की आवाज सुनकर काम बंद कर देता है और अपनी पत्नी के पास जाता है। अगर तुम्हारे हाथ का पानी मिल जाए तो थकान भी भाग जाती है। अरे माँ, पिताजी पानी पीने आए हैं या आपकी तारीफ करने? शरारती कहीं का, पहले तुम भी आकर खाना खा लो। मोहन, जल्दी चल, मैंने जंगल के पास बहुत बड़ा कद्दू देखा है, इतना बड़ा जितना मेरा पेट। तेरा पेट तो गांव में सबसे बड़ा है, उससे बड़ा कद्दू कैसे होगा? अरे सच कह रहा हूँ, अगर झूठ बोलूं तो आज मुझे मिठाई मत खिलाना। ये तो बहुत बड़ी कसम खा ली तूने। और हाँ, मेरे पेट के बारे में बात मत करो, मुझे भूख लग जाती है। दोनों जोर से हंस पड़े। थोड़ी देर बाद पानी पीकर गोपाल अपने काम पर चला जाता है। उसी शाम मोहन और भोलू जंगल की ओर जाते हैं। मोहन और भोलू जंगल के किनारे पहुंचे। वहां झाड़ियों के बीच सचमुच एक बहुत बड़ा कद्दू पड़ा था, लेकिन उसकी सबसे अजीब बात यह थी कि उसका रंग सुनहरे सोने जैसा चमक रहा था। देख, यही है बड़ा कद्दू। मोहन आश्चर्य होकर बोला, अरे ये तो सच में चमक रहा है, और ये तो तेरे पेट से भी बड़ा है। मजाक मत करो, मैंने तो पहले ही कहा था। अब बता, इसे घर ले जाए या यहीं से भाग जाए? क्यों भाग जाए? कहीं ये जादुई कद्दू हुआ तो, हमें कुछ कर दिया तो? अगर जादुई हुआ तो और भी मजा आएगा। मुझे तो तेरी बातें सुनकर ही डर लगने लगा है। तू डर मत। दोनों मिलकर कद्दू उठाने की कोशिश करने लगे। अरे, ये तो हिल भी नहीं रहा। लगता है इसने भी सुबह भरपेट खाना खाया है। दोनों फिर हंस पड़े। तभी गोपाल कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर आता है। अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? पिताजी, देखिए ये सुनहरा कद्दू। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा कद्दू कभी नहीं देखा। चाचा, इसे बेच देंगे तो हम अमीर हो जाएंगे। बेटा, बिना जाने किसी चीज का लालच नहीं करना चाहिए। तो फिर इसे घर ले चलते हैं। ठीक है, पहले देखते हैं कि इसमें राज क्या है। तीनों मिलकर कद्दू को बैलगाड़ी पर रखते हैं और गांव लौटते हैं। रात हो चुकी थी। आसमान में पूरा चांद था। घर के आंगन में कद्दू रखा था। रात के ठीक 12 बजे अचानक सुनहरा कद्दू हल्की हल्की रोशनी छोड़ने लगा। सरिता ये देखकर गोपाल और सभी को बुला लाती है। गोपाल, ये देखिए। ये कैसे चमक रहा है? मैंने कहा था ना, इसमें कोई रहस्य है।
मुझे तो लग रहा है ये अभी बोल पड़ेगा। तभी कद्दू के अंदर से घंटी जैसी आवाज आई। माँ, मैं घर जा रहा हूँ। अरे डरपोक, घंटी बजी है, तेरी स्कूल वाली नहीं। मजाक मत कर, मेरे तो हाथ कांप रहे हैं। तभी कद्दू पर एक चमकता हुआ निशान दिखाई देता है। ये निशान पहले तो नहीं था। लगता है ये कोई संकेत है। कल सुबह हम इसका पता लगाएंगे। सुबह? मैं तो अभी भी नहीं रुकना चाहता। अगर डर लग रहा है तो मेरे पीछे आ जा। और अगर तुझे डर लगा तो क्या? मैं तेरे पीछे चलूंगा। ये सुनकर दोनों हंसने लगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उसी समय अंधेरे में कोई उनकी हर बात सुन रहा था। एक लालची आदमी, जिसकी नजर अब उस सुनहरे कद्दू पर पड़ चुकी थी। आनंदपुर गांव का जमींदार भैरव सिंह बहुत लालची था। उसे जब भी किसी की अच्छी चीज दिखाई देती, वह उसे अपना बनाने की कोशिश करता। मालिक, गोपाल किसान को एक सुनहरा कद्दू मिला है। रात को वह चमक भी रहा था। अगर आपने कुछ नहीं किया तो वो कद्दू को बेचकर आपसे अमीर हो जाएगा। क्या सुनहरा कद्दू? अगर वो सच में सोने का है तो आज से वो मेरा हुआ। ऐसी नायाब चीजें मुझ जैसे लोगों के लिए ही बनी है। उस पर सिर्फ मेरा हक है, ना कि कोई गरीब किसान का। अब भैरव सिंह की नजर उस कद्दू पर पड़ चुकी थी। वो उसे हासिल करना चाहता था। लेकिन मालिक, पूरा गांव उसे देखने जा रहा है। गांव जाए या शहर, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जो चीज कीमती हो उस पर पहला हक मेरा है। सभी गांव वाले कद्दू को देखने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। अरे वाह, ऐसा कद्दू तो मैंने कभी नहीं देखा। गोपाल, तुम्हारी किस्मत तो चमक पड़ी। कहीं ये देवताओं का वरदान तो नहीं? अगर ये वरदान है तो मुझे 2 किलो लड्डू मांगने हैं। तू लड्डू ही सोच सकता है, तुझे तो खाने के सिवा कुछ दिखता ही नहीं। क्या करूं यार, खाली पेट बहादुरी नहीं आती और मेरा दिमाग भी काम नहीं करता। तभी जमींदार भैरव सिंह अपने घड़े पे बैठकर आता है। जमींदार भैरव सिंह घोड़े से उतरकर गोपाल के पास आता है। गोपाल, ये कद्दू मुझे दे दो। जमींदार जी, यह मुझे जंगल में मिला है। पहले इसका रहस्य जानना जरूरी है। रहस्य बाद में जान लेना, अभी मुझे दे दो। तुम्हें जितनी कीमत चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं। तुम ये कद्दू मुझे दे दो। माफ कीजिए, बिना कारण मैं इसे नहीं दे सकता। मुझे पैसे की लालच नहीं है। मेरी बात मानना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ये सुनकर सरिता गुस्से से बोली, धमकी देकर कोई चीज नहीं मिलती जमींदार साहब। धमकी देना हमें भी आता है। अब तो मामला गरम हो गया। चुप रहे, नहीं तो तुझे भी कद्दू समझकर उठा ले जाएगा। भोलू डरकर अपने सिर को हाथ से ढक लेता है। सभी गांव वाले गोपाल की तरफ हो जाते हैं। ये देखकर भैरव सिंह चुपचाप लौट जाता है।
जैसे ही घड़ी में 12 बजे सुनहरे कद्दू फिर से चमकने लगा, लेकिन चमक पहले से भी तेज हो गई। धीरे धीरे उसके ऊपर बनी रेखाएं बदलने लगी। मोहन ये देखकर बोला, देखो, ये तो नक्शा बन रहा है। सचमुच ये तो जंगल की तरफ जाने वाला रास्ता लगता है। मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। मुझे भी नहीं, लेकिन अगर खजाना मिला तो थोड़ा ठीक लगने लगेगा। तेरे दिमाग में हर समय खाने और खजाने की घंटी बजती रहती है। चारों जंगल में जाके उस खजाने को खोजने का सोचते। उसी रात चारों टॉर्च लेकर जंगल में जाते हैं। हवा तेज चल रही थी, चारों ओर पत्ते उड़ रहे थे, चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल में कभी कोई आया ही ना हो। चारों ओर बहुत शांति छाई हुई थी। नक्शे के सहारे चारों जंगल के अंदर बढ़ने लगे। रास्ता पहले आसान था, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही चारों तरफ अजीब अजीब आवाजें आने लगी। भोलू डर गया और मोहन को घबरा कर बोला, मोहन, यार ये कैसी आवाज है? मुझे बहुत डर लग रहा है। चलो वापस चले जाते हैं। मुझे खजाना नहीं चाहिए। जान है तो जहान है। वापस अब नहीं जाएंगे। अब तो खजाना ढूंढने के बाद ही घर जाएंगे। मतलब तू मुझे भी साथ लेकर ही जाएगा? तभी अचानक झाड़ियों में जोर से सरसराहट होती है। भूत! तभी गोपाल टॉर्च से झाड़ियों में देखता है।